अध्याय 44। चालें खेलना। छोटा पत्थर का रास्ता। पेड़ घने थे, हवा सुहावनी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, पानी बह रहा था। इतना सुंदर दृश्य, लेकिन सुयू ने इस पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। वह एक देवदार के पेड़ के सहारे झुक गई, नीचे झुकी और सांस लेने के लिए हांफने लगी। ये लोग सिर्फ मौज मस्ती की बात क्यों कर रहे थे और यह क्यों नहीं बता रहे थे कि मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है और वहां तक पैदल चलने में उन्हें अपनी आधी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। अगली सुबह जब सुयू उठी तो बारिश रुक चुकी थी, इसलिए सभी लोग ड्रिंक्स लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। दूर से देखने पर यह पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने वास्तव में उस पर पैर रखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि बाहर जाने के लिए भी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वह सारा दिन घर पर ही रहती थी। अंतहीन सीढ़ियों को देखते हुए सुयू लगभग रोना चाहती थी। यह बुद्ध की मूर्ति देखने नहीं जा रहा है, बादलों का समुद्र देखने जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से आत्म दुर्व्यवहार है। अरे सुयू, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ट्रान हुक ने पानी का एक बैग, स्नैक्स और अन्य चीजों का एक बैग उठाया हुआ था और फिर भी वह उड़ते हुए चल रहा था और जल्दी से टोनहाक के साथ दूरी कम कर रहा था, जैसे कि उसके हाथ में जो चीजें थीं वे पेय और स्नैक्स नहीं थी, बल्कि टॉयलेट पेपर का एक हल्का रोल था। टोनहाक ने तिरस्कार से देखा, अपनी हथेली थपथपाई और ऊपर चढ़ना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। उसके सामने एक सुंदर हाथ बढ़ाया गया। वह विनम्र नहीं थी और उसने अपना हाथ उस हाथ की हथेली में रख दिया, फिर बुदबुदाया, मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। ऐसा सामान्य वाक्य अचानक उसके मुंह से निकलते ही अत्यंत अस्पष्ट हो गया। वेईसु के चेहरे पर मुस्कान अत्यंत उज्ज्वल हो गई। उसने सुयू का हाथ खींचा, जिससे उसका आधा शरीर उसके शरीर से सट गया, फिर कहा, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई ने केबल कार लेने से इनकार कर दिया। त्रान हुक ने अपना सिर घुमाकर देखा, बस समय रहते ऐसा दृश्य देखने के लिए। चुपके से कहा, सच में किसी भी साधन का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। उसकी कमर को सहारा देने वाला हाथ थोड़ा गर्म था, उसकी कमर में थोड़ी खुजली हो रही थी। तो नाक ने अपने गालों में गर्मी महसूस की, फिर उसके कदमों को उड़ते हुए महसूस किया। कदम दर कदम ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जब तक उसने मंदिर की धुंधली रूपरेखा नहीं देखी, तब तक वेईसु का चेहरा अभी भी लाल नहीं हुआ था और उसकी सांसें तेज नहीं थी। सुयू को अचानक याद आया कि उसकी बूढ़ी माँ ने क्या कहा था, एक आदमी सुंदर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह चावल ले जा सकता है या नहीं। सुयू ने सोचा कि वह शायद चावल के एक बैग से भी भारी था। ऐसा लग रहा था कि वेईसु की शारीरिक शक्ति खराब नहीं थी। इस बिंदु पर मेरी बूढ़ी माँ संतुष्ट होनी चाहिए, है ना? यह महसूस करते हुए कि वह बहुत दूर तक सोच रही थी, सुयू ने उसके कूल्हे पर हाथ थपथपाया। यहाँ हम चलते हैं। प्रिय, आपने पुल पार कर लिया है और तख्त को ऊपर खींच लिया है। वेईसु ने उस जगह को छुआ जहाँ उसे पीटा गया था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत दयनीय थी। सर वेई, कृपया अपनी छवि बनाए रखें। आपकी कंपनी के लोग आपके बगल में ही हैं। नाहक ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र पहले से ही उसके बगल में एक पत्थर के टॉवर पर टिकी हुई थी। इसका आकार कुछ हद तक एक अवशेष टॉवर जैसा था, थोड़ा धब्बेदार। ऐसा लग रहा था कि इसे कई सालों में बनाया गया था। कुछ ही दूरी पर हरे रंग के वस्त्र पहने एक भिक्षु पत्थर की पटिया पर गिरे हुए पत्तों को झाड़ रहा था। सुयू ने यह दृश्य देखा और उसे लगा जैसे वह समय और स्थान से होकर गुजरी हो, लेकिन उसके बगल में लोगों की हंसमुख बातचीत ने उसे याद दिलाया कि यह सिर्फ एक प्रसिद्ध जगह है। मंदिर में प्रवेश करके बुद्ध की पूजा करते हुए
सुयू किसी रिश्ते के लिए प्रार्थना करने नहीं गई थी जैसा कि वेईचू ने कल कहा था। उसे यह भी विश्वास नहीं था कि यह आदमी अपने प्यार को एक अस्पष्ट भविष्यवाणी के हवाले कर देगा। चंदन की खुशबू, भिक्षु के मंत्रोच्चार की आवाज और प्राचीन स्थापत्य शैली, सभी ने सुयू को महसूस कराया कि अभी की कठिनाइयां इसके लायक थी। वह अपने तकिए से उठी, मंदिर में बोधिसत्व की मूर्तियों को देखा, उसकी भावनाएं क्षण भर के लिए अवाक हो गई, मानो उसका मन थोड़ा शांत हो गया हो। देखना बंद करो। अगर तुम देखते रहे और मैं सच में भिक्षुणी बन गई, तो तुम क्या करोगे? वेईसू ने सुयू का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर से बाहर खींच लिया। कुछ ही दूरी पर एक देखने का मंच है, उस पर खड़े होकर आप बादलों का समुद्र देख सकते हैं। चलो देखते हैं। बादलों के पैटर्न से उकेरे गए पत्थर के खंभे, पहाड़ से उठते बादलों के साथ मिलकर सुयू को यह एहसास करा रहे थे कि वह नश्वर दुनिया से निकल गई है, पंख उगाए हैं और परी बनने के लिए आकाश में उड़ गई है। वह पत्थर के खंभे से टिकी हुई थी, उसके पैरों के नीचे बादल और धुंध छाए हुए थे। उसे लग रहा था कि उसे एक प्रतिभाशाली कवि होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी लंबे समय तक एक उपयुक्त कविता के बारे में नहीं सोच पाई थी, इसलिए वह पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति थी। मैं कुछ साल पहले एक बार यहाँ आई थी। वेईसू ने मुस्कुराते हुए सुयू की कमर को गले लगाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सड़क पर चलना आसान नहीं था। मैं मंदिर के बाहर खड़ी होकर बहुत देर तक शास्त्र सुनती रही और फिर आधे दिन तक बादलों के समुद्र को देखती रही। सुयू ने अपनी भौहें उठाईं और वेईसू की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी एक युवा कलाकार की तरह अभिनय करना पसंद करोगे। क्या बारिश में खड़े होकर बादलों को देखना रोमांटिक है? उस समय मैंने एक छाता पकड़ रखा था। वेईसू को थोड़ा अफसोस हुआ। अगली बार जब बारिश होगी तो मैं फिर से आकर इसका आनंद लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। सुयू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। इस महान देवता की छवि पहले ही उसके दिल में राख हो चुकी थी। केवल दो भयंकर शब्द बचे थे, या मुझे पानी की 2 बोतलें ढूंढनी चाहिए और उन्हें तुम्हारे ऊपर फेंक देना चाहिए ताकि तुम इसे महसूस कर सको। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेईचू अजीब तरह से मुस्कुराया, बादलों के लहराते समुद्र की ओर अपनी नजर घुमाई। कुछ साल पहले जब वह यहाँ आया था, तब की अपनी मनोदशा को याद किया। कुछ साल बीत चुके थे, अब उसकी मनोदशा पूरी तरह से अलग थी। जब उसने सोचा कि अब कोई और मौका नहीं है, वे फिर से मिले। जब उसने सोचा कि वह केवल दूर से देख सकता है, तभी उसे पता चला कि उनके पास हमेशा के लिए एक साथ रहने का मौका था। हालांकि खोज का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन वह भी बेहद संतुष्ट था। सुयू। हाँ, वेईचू ने अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा। वह कोई खास खूबसूरत लड़की नहीं थी। उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी लेकिन बहुत चिकनी नहीं थी। उसका फिगर पतला था लेकिन विलो की तरह सुंदर नहीं था। हालांकि स्मार्ट थी लेकिन इतनी खास नहीं कि वह 1,00,000 में एक हो। लेकिन ऐसी लड़की ने उसे प्रभावित किया था। कई सालों से उसके दिल में अंकित थी। अब इच्छा पूरी हो गई थी। उसे एक अवास्तविक एहसास दे रही थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। मुझे तुम पसंद हो। मुझे पता है, मैंने पहले भी कहा था। लड़की ने अपना सिर झुकाया, जिससे उसकी खूबसूरत गर्दन दिखाई दी। देखो, उसे यह भी नहीं पता कि रोमांटिक क्या है, कमजोर और आश्रित क्या है, और वह यह भी नहीं जानती कि मीठे शब्द कैसे कहे जाते हैं। लेकिन यही खामियां और सामान्यताएं सुयू को अद्वितीय बनाती हैं। उसे अभी भी वह पहली मुलाकात याद है, जब लड़की ने चोटी बांधी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। पहली मुलाकात की खासियत, साथ ही उससे दोबारा मिलने की कई बार की वजह से उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा।
बस अफसोस था कि उसका सुंदर चेहरा और छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में उसका रुतबा उसे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाया। तब से वह समझ गया कि चाहे उसका रुतबा और योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह जरूरी नहीं कि हर कोई उस पर ध्यान दे। अगर वह जो चाहता है उसे पाना चाहता है, तो उसे बस उसे पाने की पहल करनी होगी। क्या हर कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति को नहीं देखेगा, है न? जहां तक ऊंचे स्थान पर खड़े व्यक्ति की बात है, वह जब तक चाहे, जिसे चाहे देख सकता है। मैं तुम्हें बस एक बार और बताना चाहता हूँ, वेईचू ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या यहाँ कबूल करना बहुत रोमांटिक नहीं है? सुयू ने आश्चर्य से वेईचू को देखा। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उनकी आंखें मिली। आसपास का माहौल अतुलनीय रूप से शांत था और दूर से मंत्रोच्चार की हल्की आवाज भी आ रही थी, जिससे सुयू को लगा कि उसके सामने वाला आदमी मीठी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दिल की गहराई से बोल रहा है। यह एहसास बहुत अजीब था। सुयू को लगा कि उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, फिर थोड़ा खुश हुआ। वास्तव में इस तरह के कबूलनामे बहुत घातक थे। उसने अपनी नजरें हटा ली। अब उन खूबसूरत आंखों में नहीं देख रही थी। रोमांटिकता खाने योग्य नहीं है। हाँ, यह वास्तव में खाने योग्य नहीं है। वेईचू ने सहमति में सिर हिलाया। सुयू को अपनी बाहों में खींचने के लिए आगे बढ़ा और उसके होठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। कुछ ही दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहां भिक्षु सूत्र पढ़ रहे थे और कुछ यात्री भी थे। सुयू ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग खाली था। वेईचू अभी भी बहुत कोमल थी, जैसे वसंत की हवा में बूंदाबांदी हो रही हो। जब सुयू ने प्रतिक्रिया की, तो वह पहले से ही दूसरे व्यक्ति के आलिंगन के खिलाफ झुकी हुई थी। उसने बाई शेंग और जिनचू के कुछ कर्मचारियों की शोरगुल भरी आवाजें भी सुनी। उसका चेहरा तुरंत खून बहने के बिंदु तक लाल हो गया। उसने अपना पैर उठाया और वेईचू के पैर पर कदम रखा, लेकिन उसका चेहरा उसके आलिंगन में दब गया। कितना शर्मनाक! वेईसु, यह कमीना मेरे साथ चालें खेलने का यह अवसर लेने की हिम्मत कर रहा है। अध्याय 45। यह पसंद है। कुछ देर तक बादलों के समुद्र को देखने के बाद वेईचू ने अचानक कहा, एक पल मेरा इंतजार करो, मैं इसे खरीदने जाऊंगा। सुयू ने सिर हिलाया। वेईचू के जाने के बाद वह खड़ी हुई और इस पत्थर के देखने के मंच के दृश्यों को देखने लगी। यह देखकर कि दाईं और बहुत बड़े पत्थर खड़े थे, वह मदद नहीं कर सकी और करीब जाकर निरीक्षण किया। उसने पाया कि उन पर कई शब्द उकेरे गए थे, जिनमें से सभी अपरिचित नाम एक साथ उकेरे गए थे, जिससे ये पत्थर धब्बेदार हो गए थे, लेकिन वे बदसूरत नहीं लग रहे थे। सुयू ने खुद से सोचा, क्या इसे सार्वजनिक संपत्ति की बर्बरता माना जाता है? मैंने सुना है कि यह 3 जीवन का पत्थर है। कई जोड़े अक्सर अपने स्वामियों से इस पर अपना नाम उकेरने के लिए कहते हैं। गियांग दिन्ह ने पास ही एक कुर्सी पर बैठे एक पुराने लबादे पहने भिक्षु की ओर इशारा किया। वह गुरु शब्दों को बहुत जल्दी और खूबसूरती से उकेरता है। क्या तुम भी कोशिश करना चाहोगे? नाहक ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। यह सच था कि इस बाजार अर्थव्यवस्था में भिक्षु भी धूपबत्ती और मोमबत्तियों के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसे रोमांटिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यह 3 जीवन पत्थर फुटपाथ पर पड़े सामान की तरह ही है। आप बेतरतीब ढंग से कुछ बड़े ब्लॉक ढूंढ सकते हैं और उन्हें यहाँ रख सकते हैं। वह निकटतम पत्थर पर चली गई, मन ही मन उस पर बैठे लोगों के बारे में सोच रही थी। उनमें से कितने वास्तव में एक साथ रहे, उनमें से कितने चले गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी ने उस मुश्किल से मिलने वाले कोने में अपना नाम उकेरा है। नाहक ने उत्सुकता से बाड़ में कदम रखा, चट्टान के पीछे घूम गया। उस पर बहुत कम नाम थे। वह खुद को मुस्कुराया। वास्तव में प्रेमी सभी धूप में खुश रहना पसंद करते हैं।
वह देखने के लिए नीचे बैठ गई। चट्टान के नीचे बड़े और छोटे अक्षरों को देखते हुए अक्षर धुंधले हो गए थे, अब स्पष्ट नहीं थे। सुयू का व्यक्तित्व कभी कभी बहुत अजीब होता था। ऐसी चीजें होती थी जिनका कोई मतलब नहीं होता था, वह बहुत उत्साह से करती थी। इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी आंखें मूंदकर नीचे लिखे शब्दों को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की। वेईचू ने सुयू की खुशी की कामना की। सुयू ने अपनी गर्दन हिलाई और सोचा, इस दुनिया में वास्तव में एक ही नाम वाले बहुत से लोग हैं। उसकी उंगलियां अनजाने में जमीन के पास छोटे अक्षरों को छू गई। सुयुए थोड़ा घबराकर खड़ी हो गई और उलझन में बैरियर से बाहर चली गई। वहाँ क्या है? सुयू के अजीब भाव देखकर गियांग दिन्ह ने उत्सुकता से पूछा। सुयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। उसने अपना सिर झुकाया और वेईसू को देखा जो दूर से चल रहा था। उसके कदम थोड़े चौड़े थे लेकिन बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, जो एक अजीब तरीके से दूसरों की नजरों को आकर्षित कर रहा था। मैंने सुना है कि इस मंदिर का ताबीज बहुत प्रभावशाली है, कृपया मुझे भी एक दे दो। वेईसू ने पास आकर अपना हाथ खोला, जिसमें एक लाल कंगन निकला जो लटके हुए तार से बना था और उस पर छोटी छोटी कड़ियां लगी हुई थी। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति वास्तव में इन चीजों पर विश्वास करता है। सतह पर सुयू ने चिढ़ाते हुए कहा, इस लगभग पूर्ण व्यक्ति को अपनी कलाई के चारों ओर धागा बांधने के लिए अपना सिर झुकाते हुए देखकर उसके दिल में धीरे धीरे कुछ भर गया। चलो हम भी अपना नाम खुदवाते हैं। वेईसू ने रस्सी बांधने के बाद उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, एक हाथ से सुयू का हाथ थामा, घूमा और अपने बगल की चट्टान की ओर इशारा किया। तो वेईसू और सुयू स्वर्ग में बनी जोड़ी है? सुयू ने उसे तिरस्कार से देखा। स्वर्ग में बनी जोड़ी? अंत में चट्टान पर एक और वाक्य लिखा था, वेईसू सुयू से प्यार करता है। 5 शब्द बेहद सरल थे। सुयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर घुमाया और वेईसू से कहा, जाओ और कुछ तावीज मांगो। उन्हें अपने चाचा और चाची के लिए वापस लाओ। मैं भी अपनी माँ के लिए एक वापस लाना चाहता हूँ। और यू भी पूरी तरह से भूल गया कि अभी किसने वेईसू का तिरस्कार किया था जब उसने उसे इन बातों पर विश्वास करते देखा था। ठीक है, वेईसू ने धीरे से मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चलना जारी रखा। दूसरी लड़कियों की हैरान आंखों के सामने पसीने और आंसुओं से लथपथ उसने अपना बटुआ देवताओं को अर्पित कर दिया। मास्टर, क्या आप मेरे लिए कुछ शब्द खुदवा सकते हैं? एक पतली सफेद उंगली ने वेईचू सुयू से प्यार करता है शब्दों के बगल में एक खाली जगह की ओर इशारा किया। इसे इस तरह उकेरें। सुयू वेईचू को पसंद करता है। एक समझदार महिला जानती है कि कब कोई उसे आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन एक समझदार महिला यह भी जानती है कि जब प्यार आता है तो उसे इससे बचना नहीं चाहिए बल्कि उसे कसकर पकड़ना चाहिए। प्यार कोई ट्रेन नहीं है। अगर आप इस ट्रेन से चूक गए तो आप अगली ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी करते समय वेईसू ने फिर भी मुस्कुराते हुए सुयू का हाथ पकड़ लिया। टोनहाक भी खुश लग रहा था। उसने वेईसू को अपना टोफू खाने दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि बगल से कौन देख रहा है। पहाड़ से नीचे उतरते समय सभी ने केबल कार लेना चुना। इस बार किसी ने भी वेईसू और सुयू को बड़ी आंखों से साथ बैठे हुए नहीं देखा, बल्कि उन्हें कुछ जगह दी। केबल कार से नीचे देखने पर कोई भी दूर दूर तक घना जंगल और शहर देख सकता था। सुयू ने अपनी पिंडलियों को सहलाया। खेलने के लिए बाहर जाने में वास्तव में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब से अगर तुम खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो बस मुझे बुलाओ। मेरे साथ तुम्हारा सामान उठाने में तुम्हारी मदद करने वाला कोई होगा। वेईसू ने खुशी खुशी एक और वाक्य जोड़ा।
जब वेईसू ने सोचा कि उसे लात मारी जाएगी या प्यार से घूरा जाएगा, तो सुयू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वेईसू ने महसूस किया कि आज सुयू उसके साथ बेहद अंतरंग लग रही थी। जैसे कि पहले जो अदृश्य दूरी थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उन दोनों के बीच की दूरी अनजाने में कम हो गई थी। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, उसे यह एहसास वाकई अच्छा लगा। दूर जा रहे पहाड़ को देखते हुए वेईसू ने मन ही मन सोचा, क्या यह सच में हो सकता है कि बुद्ध प्रकट हुए हों? कोई भी व्यक्ति कितना भी तर्कशील क्यों न हो, फिर भी उसका एक पक्ष ऐसा होता है जो भावनात्मक रूप से सोचता है, और वह पुरुष और महिला के बीच भी अंतर नहीं करता। नाहक को यह समझ में नहीं आया कि वेईसो उसके प्रति इतना अच्छा क्यों था, नहीं उसे यह समझ में आया कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। वह नहीं सोचती कि वह इतनी आकर्षक है कि पुरुष पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठें। आज के समाज में तो पहली नज़र में प्यार हो जाना उतना ही कठिन है जितना लॉटरी में 10 लाख जीतना। लेकिन वेईसू ने उसे जो एहसास दिया वह ऐसा नहीं था। वह परवाह करने वाला था लेकिन चिपचिपा नहीं था। वह जानता था कि उसे निजी जगह कैसे देनी है, उसकी हर बात का सम्मान करना जानता था। हालांकि वह कभी कभी गंदी चालें चलता था लेकिन बेकार और नीरस मीठी बातें नहीं करता था। यह एक ऐसा आदमी था जो आसानी से लोगों के दिलों को छू लेता था। इसलिए झिझक, अटकलों और संदेह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंत में वह केवल एक एक करके दूसरे पक्ष की अच्छी बातों को ही खोज पाई और फिर वह भावुक हो गई। सुयू को चुपचाप कुछ न कहते हुए देखकर वेईसू ने उसके चेहरे पर एक चुंबन चुराने का अवसर लिया। तुम किस बारे में सोच रही हो? सुयू ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, सिंड्रेला की कहानी। किसी काउंट की बेटी की अपनी सौतेली माँ द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने, फिर डिनर पार्टी में जाने के लिए एक विशेष जोड़ी जूते पहनने और अंत में राजकुमार द्वारा प्यार किए जाने की कहानी। वेईसू ने उसकी ठुड्डी को छुआ। सिंड्रेला ने सुंदर कपड़े पहन लिए और राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया। उसे पहचानने के लिए उसे एक जोड़ी जूतों पर भी निर्भर रहना पड़ा। क्या इसे भी प्यार माना जाता है? राजकुमार को वो खूबसूरत कपड़े बहुत पसंद है न? परीक्षा का अध्ययन करने के लिए सामान्य तर्क का उपयोग न करें। सुयू ने तिरस्कार से देखा, पुरुष वास्तव में अकल्पनीय प्राणी है। हालांकि उसे भी यह परिकथा पसंद नहीं आई। मुद्दा यह है कि राजकुमार को सिंड्रेला में क्या पसंद है। वेईसू को अचानक इस परीक्षा में दिलचस्पी हो गई। इसके अलावा सिंड्रेला वास्तव में सिंड्रेला नहीं थी। हालांकि वह रसोई में सोती थी, बाहरी दुनिया के लिए उसकी पहचान अभी भी एक काउंट की बेटी की थी। यह कुछ ऐसा था जिसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए वह राजकुमार के योग्य थी। तो इस कहानी का सही अर्थ रईसों और गरीब लोगों के बीच का प्यार नहीं है। यह समझ में आता है। सुयू ने वेईसू को देखने के लिए अपना सिर उठाया। तो आप एक राजकुमार नहीं हैं, मैं सिंड्रेला नहीं हूँ, इसलिए हम स्वर्ग में बने एक जोड़े हैं। वेईसू ने एक और चुंबन चुराया। तुम उस राजकुमार से भी अधिक भरोसा करने लायक आदमी हो। अपने चेहरे पर सोना चढ़ा हुआ देखकर कैसा लगता है? सुयू को लगा कि उसने इतनी बार देखा कि उसकी पलकें सिकुड़ने वाली थी। वास्तव में आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वेईसू ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैंने कभी अपने चेहरे पर सोना नहीं चढ़ाया है। उफ! सुयू ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। केबल कार पहले ही पहाड़ की ढलान पर पहुंच चुकी थी। एक गर्म हाथ उसके कंधे पर लिपटा हुआ था। उसने अपना सिर घुमाया और वेईसू की खूबसूरत आंखों में देखने लगी। तुम कैसी भी दिखती हो, मैं तुम्हें पहली नजर में ही भीड़ में जरूर ढूंढ लूंगा। सुयू ने अपना सिर घुमाया, अब उस जानलेवा खूबसूरत चेहरे को नहीं देखा। ये मीठे शब्द क्यों कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहती हो?
अध्याय 46 कोमल। बड़े भाई, क्या सुयू सो रही है? वापस आते समय ट्रान हुक ने टोन हाक को nguso के पैर पर अपना सिर टिकाए देखा। सुयू को ज्यादा आराम से लेटने के लिए वेईसु बाहर की तरफ बैठ गया और उसने सुयू को अपने कोट से ढक दिया। हाँ, वेईसु ने अपनी आवाज कम की और खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए सिर हिलाया। अंधेरा हो रहा था। कार शहर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क के दोनों ओर की लाइटें जल रही थी। खिड़की से नारंगी रोशनी सुयू पर पड़ रही थी, जिससे उसे एक अवर्णनीय गर्मी का एहसास हो रहा था। उसके हाव भाव देखकर चेन जू ने कंधे उचका दिए और अपनी आवाज कम कर ली। लगता है आज पहाड़ पर चढ़ना थका देने वाला है। सुयू आम तौर पर जिंदा दिल रहती है, लेकिन पता चला कि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। उसे बस कंप्यूटर के साथ घूमना पसंद है। वेईसु ने सावधानीपूर्वक सुयू का कोट खींचा। ड्राइवर से कहो कि वह सभी को घर ले जाए। अब कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रान हुक ने एक बार फिर टोन हाक की तरफ देखा, फिर उठकर अपने बॉस का संदेश देने के लिए ड्राइवर के पास गया। कार nguso के विला के बाहर चली गई। टोन्हाक अभी भी बेहोश था। तो सभी को यह देखने का मौका मिला कि जिन चू के घमंडी बॉस ने दुनिया, चांद और सितारों से बेख पर सो रही सुयू को धीरे से उठाने के लिए राजकुमारी कैरी का इस्तेमाल किया। फिर उसके बगल में चेन जू से कहा, मेरे साथ कार से बाहर निकलो, मुझे दरवाजा खोलने में मदद करो। लोग कहते हैं कि भाई हाथ और पैर की तरह होते हैं। आज सुंदरता को जगाने के लिए नहीं, वह अपने भाई को कार से बाहर निकलने के लिए कह सकता है ताकि वह दरवाजा खोलने वाला बन जाए। लोगों के दिल चंचल हैं, जीवन दुर्भाग्य से भरा है। उन तीनों के कार से बाहर निकलने के बाद कार अचानक बहुत शांत हो गई। कर्मचारी ए ने भावुक होकर कहा, राजकुमारी कैरी बहुत शानदार है। कर्मचारी बी ने भी आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बॉस इतने विनम्र होंगे। सी ने अपनी ठोड़ी को छुआ और आह भरी, मैंने हमेशा सोचा था कि सीईओ जिन चू एक अंधेरे और सुरुचिपूर्ण विद्वान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी कम होगी। यह राजकुमारी कैरी एक आदमी की बाह के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। उसकी मुद्रा और चाल को देखते हुए यह बहुत इत्मीनान और सुंदर है। हर कोई चुप हो गया, सिर घुमाकर। अनुसंधान और विकास विभाग में ध्यान का केंद्र हमेशा इतना अजीब क्यों होता है? अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में पकड़े हुए अगर किसी पुरुष के मन में कोई विचार नहीं है तो वह पुरुष नहीं है, लेकिन क्योंकि वह जिस व्यक्ति को अपनी बाहों में पकड़े हुए है वह उसका प्रेमी है, इसलिए वेईसु ने बहुत ही शालीनता से सुयू को अतिथि शयन कक्ष में ले जाया। उसके जूते उतारने में उसकी मदद की, उसे कंबल से ढक दिया और उसके शरीर पर कपड़ों को भी नहीं छुआ। चेन जू दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वेईसु की हरकतों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। वेईसु ने चेन जू के हाव भाव को देखा, मुड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? इतना कहने के बाद वह पलटा और रेफ्रिजरेटर की ओर चला गया और बियर की 2 बोतलें निकालीं। ट्रान हुक को पहले से ही अपने बॉस द्वारा महंगी विदेशी शराब के बजाय बियर लेने की आदत हो गई थी। उसने बियर की बोतल पर नजर डाली। बड़े भाई, आप शराब पीने का मौका नहीं लेंगे और शराब की बोतल को दोष नहीं देंगे, है ना? आप क्या बकवास सोच रहे हैं? वेईसु ने बोतल का ढक्कन खोला और तभी चेन जू ने देखा कि यह एक ऐसा पेय था जो बाहर से बियर जैसा दिखता था, लेकिन बियर नहीं था। उसने अपने सामने रखी बोतल उठाई और एक घूंट लिया। स्वाद बहुत बुरा नहीं था। उसने फिर से ब्रांड को देखा, क्या यह बाई शेंग का पेय नहीं है? हाँ। वेईसु ने कॉफी टेबल पर रखे रिमोट कंट्रोल से टीवी चालू किया और आवाज कम कर दी। टीवी पर एक ड्रामा चल रहा था जिसकी दर्शक रेटिंग काफी ज्यादा थी। बड़े भाई,
मैं आपको बताता हूँ। क्या इस हद तक प्यार करने के लिए आपको गुलाम बनना पड़ता है? यहाँ तक कि पीने के लिए दूसरे लोगों की कंपनी के उत्पाद भी खरीदने पड़ते हैं? ट्रान हुक ने टीवी पर चल रही फिल्म के नाम पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, क्या यह फिल्म आपके पसंदीदा लेखक के उपन्यास पर आधारित नहीं है? क्या आपको भी महिलाओं के लिए यह टीवी शो देखना पसंद है? ट्रान हुक ने वेइसो के हाथ में रखे ड्रिंक को देखा, फिर टीवी पर चल रही फिल्म को देखा। वह थोड़ा सशंकित था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे कि उसका बॉस वफादार है या बदचलन। सुयू के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना, फिर भी बिना किसी उद्देश्य के इस महिला लेखिका का लगातार समर्थन करना, थोड़ा विरोधाभासी लगता है। वेइसू ने बिना जवाब दिए भौहें सिकोड़ ली। बड़े भाई, आप मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करते हैं, इससे मेरा दिल सचमुच दुखता है। ट्रान हुक ने अपने ड्रिंक का एक और घूंट लिया और अपना सिर हिलाया। अगर भाई हाथ और पैर की तरह हैं, तो अपने पिछले जन्म में आप एक सेंटीपीड रहे होंगे। वेइसू ने केवल अपनी भौहें उठाईं। इस तरह के अर्थहीन और बचकाने शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुयू एक अच्छी लड़की है, बड़े भाई। क्या आप गंभीर हैं? ट्रान हुक ने टीवी स्क्रीन पर देखा। उसके दिल में हमेशा चिंता बनी रहती थी। अगर बड़ा भाई पूरे दिल से तो नाक के साथ नहीं है, तो नाक को पता चलने के बाद वह क्या करेगा? शादी को आधार मान लो। वेइचू ने पानी की बोतल नीचे रख दी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चेनजू पूरी तरह से चुप था। जब सुयुए जागी, तो अगली सुबह पहले से ही जल्दी थी। उसे केवल ऐसा महसूस हुआ कि वह भूख से मरने वाली थी। उसे संदेह था कि वह वास्तव में भूखी थी और उसकी जैविक घड़ी के संचलन के कारण नहीं, क्योंकि हर दिन उसकी जैविक घड़ी को उसके मस्तिष्क की मदद की आवश्यकता होती है। उसने चारों ओर देखा। यह एक परिचित दृश्य नहीं था। वह अभी भी कल के कपड़े पहने हुए थी। बेडसाइड टेबल पर साफ नए कपड़ों का एक सेट था। वह दंग रह गई, उठी और बिस्तर से बाहर निकल गई। दरवाजा खोला, एक परिचित दालान देखा, फिर याद आया कि यह वेइचू का घर था। उसने अपने कपड़े बदले और नीचे चली गई। वेइचू ने एक एप्रन पहना हुआ था। रसोई में अंडे तल रहे थे। वेइसू ने प्लेट में एक तला हुआ अंडा रखा। जाओ अपना चेहरा धो लो, नाश्ता अब खत्म हो गया है। कप में हल्का नीला टूथब्रश तुम्हारा है। हाँ, सुयू ने रंग बिरंगे और स्वादिष्ट अंडे पर नजर डाली, अपना चेहरा धोने के लिए मुड़ी, और जब उसने टूथब्रश अपने मुंह में डाला तभी उसने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पति पत्नी हैं? सिर हिलाते हुए उसने कहा कि उसे वाकई इतनी भूख लगी थी कि वह भ्रम में था। अपना चेहरा धोने के बाद वेइसू ने पहले से ही मेज पर नाश्ता रख दिया था। स्वादिष्ट तले हुए अंडे, एक कप स्ट्रॉबेरी दूध, ओटमील ब्रेड के कुछ स्लाइस और उसके बगल में फलों के जैम का एक जार, जो अभी अभी खोला गया लग रहा था। ब्रेड पर फ्रूट जैम लगाते हुए टोन्हाक ने अंदाजा लगाया कि शायद वेइसो आम तौर पर घर पर नाश्ता नहीं बनाती होगी। घर पर ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए मैं अभी यही खा लूंगा। वेइसू ने अपना एप्रन उतार दिया और सुयू के बाईं ओर बैठ गया। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी मांग ली है, इसलिए अच्छा रहो और आराम करो। ऊपर मेरे अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला है। अगर तुम ऊब गए हो, तो तुम कंप्यूटर पर खेल सकते हो या कोई किताब पढ़ सकते हो। हम साथ में लंच करने चलेंगे। उसका मतलब था कि वह उसे जाने नहीं देगा। सुयू ने अंडे का एक निवाला खाया। स्वाद वाकई बहुत लजीज था। उसके बगल में इस तरह के आदमी के साथ उसने वास्तव में एक बड़ी बात की थी। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर में फिर से नींद आने लगेगी। दोपहर को काम से छुट्टी मिलने पर मुझे फोन करना। वेइसू दंग रह गया। उसने सोचा कि सुयू जाने का बहाना ढूंढ लेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अप्रत्याशित उत्तर मिला। वह तुरंत मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम टहलने जाना चाहती हो, तो मैं जूते की अलमारी पर चाबी छोड़ दूंगा।
अगर कुछ हुआ तो मेरे निजी फोन नंबर पर कॉल करो। तुम एक ऐसे पिता बनने वाले हो जो अपनी कम उम्र की बेटी के बारे में चिंता करता है। रोटी और अंडे के टुकड़े पर घुटन महसूस करने के बाद सुयू ने 2 घूंट ताज़ा दूध पिया और महसूस किया कि उसकी ग्रासनली अधिक आरामदायक महसूस कर रही है। आप मन की शांति के साथ काम पर जा सकते हैं। मुझे पता है कि समय कैसे व्यतीत करना है। वेईसू को सुयू के असभ्य शब्दों से बहुत खुशी हुई, क्योंकि लड़कियां केवल उन लोगों को अपना असली व्यक्तित्व दिखाती हैं जिनके वे करीब हैं। इससे साबित होता है कि वह और सुयू बहुत करीब आ गए हैं। यह वास्तव में अच्छा है। उन दोनों के नाश्ते के बाद सुयू ने वेईसू को पहले जाने के लिए कहा। वह रसोई साफ करने के लिए रुकी। जब वेईसू ने कार की चाबी ली और घर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं मिटती थी। क्या यह सिर्फ प्लेट धोना नहीं है? तुम किस बात पर हंस रहे हो? सुयू ने बुदबुदाते हुए कहा। सफाई खत्म कर ली। कमरे में वापस जाकर थोड़ा और सोना चाहती थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर अध्ययन कक्ष में चली गई। वेईसू का अध्ययन कक्ष बहुत साफ सुथरा था। सुयू बुकशेल्फ के सामने खड़ी थी। उसकी नज़र उसके सामने किताबों की एक पंक्ति पर पड़ी। ये किताबें सबसे आसानी से सुलभ स्थान पर रखी गई थी, लेकिन वे सभी नई और साफ थीं, और वे सभी एक ही लेखक की किताबें थीं। बीजियो। सुयू ने किताबों की इस पंक्ति को सरसरी तौर पर देखा। उसका मूड एक बार फिर जटिल हो गया। अध्याय 47 निकट आना। उपन्यास लिखने के लिए सुयू की मूल प्रेरणा उसके शौक के कारण नहीं थी, न ही पैसे या प्रसिद्धि के कारण, बल्कि इसलिए कि वह एक उपन्यास से प्रेरित थी। कई साल बीत चुके थे और वह अब उपन्यास का नाम याद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अभी भी इसकी अधिकांश सामग्री स्पष्ट रूप से याद थी। पूरी कहानी में पुरुष नायक के पास केवल 2 खूबियां थीं। एक सुंदर था, दूसरा अमीर था। उसकी कमियां अनगिनत थीं। उसका व्यवहार, अगर वह फूलदार था तो उसे ठंडा कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में उसे अनपढ़ कहा जाना चाहिए। 2 लड़कियों को डेट करने के 3 दिन। हृदयहीन। 3 विचार ईमानदार नहीं हैं। 5 जहर सभी एक में हैं। फिर भी महिला प्रधान चमत्कारिक रूप से इस आदमी के प्यार में पड़ सकती है। फिर पुरुष प्रधान द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, सभी तरह से हमला किया जाता है, और अंत में पुरुष प्रधान के लिए जीती और मरती भी है। 3 दृष्टिकोण में शामिल हैं: विश्व दृष्टिकोण, जीवन दृष्टिकोण, मूल्य दृष्टिकोण। 5 जहर, 5 बुराइयां हैं: शराब पीना, लड़ाई करना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना और वासना। सुयू को लगा कि यह कहानी बहुत दमघुंटू है, इसलिए गुस्से में आकर उसने एक स्वतंत्र महिला प्रधान और एक दृढ़ निश्चयी पुरुष प्रधान के साथ एक उपन्यास लिखा। फिर उसे इसे लिखने की आदत पड़ गई और अब तक वह इसे जारी रखे हुए है। उसे मिली कुछ सफलताएं उसकी उम्मीदों से परे थी। वेईसू की किताबों की अलमारी में से एक पर उसकी प्रकाशित किताबें थीं। पिछली बार जब वह अध्ययन करने गई थी तो उसने उन्हें खोजा था, लेकिन उसने उस समय उन्हें ध्यान से नहीं देखा था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि ये सभी किताबें बहुत नई थी। उसने एक किताब निकाली, कवर खोला और परिशिष्ट पृष्ठ पर उसका हस्ताक्षर था। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और ध्यान से याद किया। यह पुस्तक पिछले साल प्रकाशित हुई थी। उस समय वह एक हस्ताक्षर समारोह में गई थी। उस समय वहां 2 युवा पुरुष भी थे जो किताबें खरीदने आए थे, लेकिन मूल रूप से वे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए वहां आए थे। उस दिन हस्ताक्षर समारोह केवल लेखक के रूप में उसका नहीं था। यह गंदा था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किताबें खरीदने कौन आया था, लेकिन उनमें से वेईसू नहीं होना चाहिए था, है ना? हालांकि वह कामुक नहीं थी, लेकिन जब वह किसी सुंदर आदमी को देखती तो वह उसकी तरफ देखती, बिल्कुल भी प्रभावित न होने की हद तक नहीं।
शायद उसने किसी और से इसे खरीदने के लिए कहा था, लेकिन क्या वेइचू को पता था कि वह लेखिका थी? उपन्यास उद्योग में एक दोस्त जिसने उसकी किताबें पढ़ी थी, ने कहा कि अगर कोई आदमी उसे पसंद करता है, तो उसके उपन्यास पढ़ने के बाद वह निश्चित रूप से इतना डर जाएगा कि वह पीछे हट जाएगा। कोई भी पुरुष एक मजबूत महिला को पसंद नहीं करेगा। सभी पुरुष महिलाओं के सामने मजबूत बनना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो सुंदर और कमजोर दोनों हों। जो महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं, वे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। हालांकि सुयू को लगा कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दोस्त ने जो कहा वह समझ में आता है। यही कारण था कि झुआंग वेई, जिसने हमेशा कहा था कि वह उससे प्यार करता है, इस कारण से दूसरी महिला को खोजने गया था। वेईचू के बारे में क्या? किताब को वापस वहीं रख दिया जहां वह थी। सुयू कंप्यूटर के बगल में कुर्सी पर बैठ गई। इस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। यह हमेशा वेईचू ही था जिसने उससे संपर्क करने की पहल की थी, जबकि उसने निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं, जब कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है, तो वह स्त्री उसके हाथ का खजाना होती है। जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ेंगे तो पाएंगे कि यह खजाना उतना अच्छा नहीं है। क्या वह इस पहलू को लेकर चिंतित थी? जब वह विचारों में खोई हुई थी, तभी उसका सेल फोन बज उठा। यह वेईसू का फोन था। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? वेईसू की आवाज कानों को बहुत ही सुखद लगी, धीमी और गहरी, मानो भावनाओं से भरी हो। हाँ, सुयू ने जल्दी से खांसते हुए महसूस किया कि उसने अभी अभी एक बुरी आदत अपना ली है जो प्यार में डूबे लोगों में अक्सर होती है, चिंता। उसने फोन से एक भूतिया आवाज सुनी और यकीनन वह आड़ू के फूलों के तालाब में कदम रख चुकी थी। आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं शायद दोपहर 1 बजे से पहले तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगी। फ्रिज में कुछ फल और स्नैक्स हैं। अगर तुम्हें भूख लगी हो, तो पहले खाना याद रखना। फोन के दूसरी तरफ वेईसू ने फोन पर सुयू की आवाज सुनते हुए मुस्कुराते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कोई बात नहीं, अगर आप व्यस्त हैं, तो मैं दोपहर को खाने के लिए बाहर जा सकता हूँ। सुयू ने कुर्सी को 180 डिग्री घुमाया, कंप्यूटर की तरफ मुंह करके, और कंप्यूटर चालू करते हुए कहा, मुझे अपने काम में बाधा मत डालने दो। कोई बात नहीं, मुझे दोपहर में भी कुछ नहीं करना है। मैं दोपहर को तुम्हें नीचे बुला लूंगा। ठीक है। दूसरे पक्ष ने उसके सुझाव को नजरअंदाज करना चुना, इसलिए सुयू ने इस पर जोर नहीं दिया। मैं अब फोन रख रही हूँ। जब तुम काम पर जाओ तो अपना ध्यान मत खोना। ठीक है, मेरी बात सुनो। सुयू ने दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी सुनी और एक क्लिक के साथ उसने फोन बंद कर दिया। यह हंसी वास्तव में बहुत बुरी थी और उसने उसकी बात सुनने के बारे में भी कुछ कहा। इस कमीने वीसू ने उसके साथ मजाक करने की हिम्मत की। फोन से बीप की आवाज सुनकर वीसू को बहुत अच्छा लगा और उसने फोन दराज में रख दिया, यह सोचकर कि इस सप्ताहांत वह निश्चित रूप से सुयुओ को उसके माता पिता से मिलने के लिए घर ले आएगा। सुयू के बारे में उसके माता पिता की धारणा बहुत अच्छी थी। हाल ही में जब भी वे उसे फोन करते थे, तो वे जानबूझकर उसका जिक्र करते थे। एक वयस्क से मिलना एक अच्छी बात थी। अब कड़ी मेहनत करना, खूब पैसा कमाना, ताकि उसकी पत्नी भविष्य में आराम से रह सके, यही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर उसका संघर्षशील जोश उमड़ रहा था, उधर सुयू ने चैट टूल में लॉग इन किया, मंच पर दोस्तों के साथ खुशी खुशी चैटिंग की। स्वादिष्ट खाना कहाँ खाया जाए, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ बेचे जाएं, किसकी किताबें प्रकाशित होने वाली हैं, किसने अभी अभी अपनी पांडुलिपियां तैयार की हैं।
अपने पूर्व विश्वविद्यालय के सहपाठियों के मंच पर सैकड़ों नई खबरें देखकर सुयू ने मंच का चैट इतिहास खोला। इसे पढ़कर वह दंग रह गई। ट्रांग वे की सगाई किसी दूसरी महिला से हो गई थी। इस खबर ने उसे पचाने के लिए थोड़ा मुश्किल महसूस किया। आखिरी बार ट्रांग वे उसे चाय के घर में मिला। वह धीरे धीरे समझती थी, शायद यह स्वर्ग में बनाया गया एक मैच था। ड्रैगन ने ड्रैगन का मिलान किया, फीनिक्स ने फीनिक्स का मिलान किया। वह और ट्रैंगवी ने बहुत कुछ किया था। 36-34 हाले 9:36 और 23 मुझे लगता है कि वह अभी भी नहीं जानता है। इस व्यक्ति ने कहा कि हर वाक्य में ग्लोटिंग का इंट। उसकी उंगलियां कीबोर्ड को छू रही थी। वह सोचने लगी कि कौन से शब्दों का उपयोग करना है। हालांकि उसकी स्थिति धूसर थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में लॉग इन नहीं थी। इस सहपाठी ने उसे बहुत अधिक नीची नज़र से देखा था। इससे वह निराश महसूस कर रही थी। हेली 9:38 और 20 क्या आप एक सवाल नहीं पूछ सकते? वह कोई बड़ी शख्सियत नहीं है जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। सुयू 9:39 और 7 मेरे लिए आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है। मंच पर सहपाठियों को उम्मीद नहीं थी कि सुयू भी लॉग इन होगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सुयू को इस मंच पर चैट करते नहीं देखा था। वे सभी शर्मिंदा महसूस करने लगे और चुप हो गए। मंच लगभग आधे मिनट तक शांत रहा। फिर हेली ने एक और संदेश भेजा। हेली 9:39 और 53 तो क्या आप 3 दिनों में ट्रांग वे की सगाई की पार्टी में जा रहे हैं? मेरे शहर के सभी सहपाठी चले जाएंगे। सहपाठियों, अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगे तो क्या तुम जिंदा नहीं रह पाओगे? सुयू ने स्कोर को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेट किया जो उसके साथ बहुत कम था, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया। एप्पल और स्नैक्स के 2 बैगों को ऊपर ले जाने के बाद सुयू इत्मीनान से झुक गया। सेब पर चबाने के दौरान खेल खेलते हुए, इतना सहज महसूस करते हुए कि वह ट्रांगवी की सगाई के लिए नहीं कह सकती थी। लगता है कि इस निमंत्रण पर क्या लिखा गया है। अपने हाथ में निमंत्रण पत्र लहराते हुए ट्रान हुक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप बोर हो रहे हैं तो बाथरूम साफ करके जाइए। वेईसू ने उस सहायक को अनदेखा कर दिया जिसे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। तुम अभी भी दयालु हो, लॉजिस्टिक्स स्टाफ की नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हो। नहीं तो कल सफाई करने वाली महिला तुम्हें शाप देगी। ट्रान हुक ने निमंत्रण वेईसो के सामने रखा। यह वह निमंत्रण है जिसे ट्रांग परिवार ने किसी को देने के लिए भेजा था। मैंने गलती से इसे जमीन पर गिरा दिया और फिर अंदर की सामग्री देखी। ट्रांग परिवार। वेईसू ने अपनी भौहें उठाईं और निमंत्रण पर नजर डाली, थोड़ा असहज महसूस किया। वास्तव में कोई भी आदमी चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, जब वह किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है तो उसकी शान अभी भी एक गुजरते हुए बादल की तरह होती है। ट्रान हुक ने हजारों बार कहा, बड़े भाई, क्या आपने नहीं देखा कि सामग्री क्या थी? वेईसू ने निमंत्रण खोला, थोड़ा आश्चर्यचकित। ट्रांग वे सोंग परिवार से सगाई कर रहे हैं? यह भी समझ में आता है। ट्रांग परिवार की नींव स्थिर नहीं है और अतीत में आर्थिक संकट ने ट्रांग परिवार को बहुत प्रभावित किया है। अब आर्थिक चक्र काफी जटिल रूप से बदल गया है। ट्रांग वे की क्षमता के साथ अगर उसकी यह शादी नहीं होती है तो वह नहीं जानता कि वह दिवालिया हो जाएगा या नहीं। ट्रांग वे के बारे में ट्रान हुक का नजरिया बहुत अच्छा नहीं था। दूसरों को नीची नज़र से देखना भी अच्छा नहीं है। वेईसू ने यह वाक्य धीरे से कहा, लेकिन उसके स्वर में कोई दोष नहीं था। उसने अपने हाथ में निमंत्रण को देखा, उसके चेहरे पर मजाक था। मैं एक सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करता हूँ। चेन जू ने कंधे उचकाए। क्या सुयू को इस बारे में पता है?
वेईसु ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे इस बारे में बात करते नहीं सुना। चेन-जू ने देखा कि वेईसु के हाव भाव नाराज नहीं लग रहे थे। फिर उसने कहा, मैं पहले बाहर जाऊंगा। वेईसु ने सिर हिलाया, यह सोचकर कि शायद सुयू को खबर मिल गई होगी। वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह बुरे मूड में है। घड़ी की ओर देखते हुए 11 बज चुके थे। वेईसु अब काम को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं था। उसने चेन-जू से कहा, जो पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, बैठक आज दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मैं पहले जाऊंगा, तुम व्यवस्था करो। बोलने के बाद उसने अपना कोट उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गया। त्रान हुक ने उसकी जल्दबाजी भरी पीठ को देखा। मुझे पता था कि तुम शांत नहीं बैठ पाओगे। लाल बत्ती पर आकर कई गाड़ियां सामने रुकी हुई थी। वेईसो ने कार में बैठकर ट्रांग वे की सगाई के बारे में जानने के बाद सुन्हाक के मूड का अंदाजा लगाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सुयू को ट्रांग वे पसंद था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सुयू उसे पसंद करती है या नहीं। उसने सुयू के करीब आने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह वास्तव में यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया कि सुयू उसके साथ रहने के लिए कृतज्ञता से सहमत हुई या किसी और कारण से। भले ही वह एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसने प्यार का मूल्यांकन करने के लिए इन चीजों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। सुयू को इस बारे में पता चलने के बाद क्या वह दुखी होगी, क्रोधित होगी या किसी अन्य स्थिति में होगी? उसे यकीन नहीं था। आखिरकार ट्रांग वे 2 साल से ज्यादा समय से उसके साथ थी, जबकि वह सिर्फ कुछ महीनों से टो नुओक के साथ था। पता चला कि उसके भी कई बार ऐसे मौके आए जब उसे भरोसा नहीं था। आगे की गाड़ियां चलने लगी। वेईसो पीछे पीछे चल पड़ा। चाहे कुछ भी हो, इस बार वह फिर से चुकेगा नहीं। अध्याय 48 निमंत्रण। आप अच्छे मूड में नहीं लग रहे हैं। सुयू अभी नीचे आई ही थी कि उसने देखा कि वेईसु कुछ परेशान थी। उसने उसकी ठोड़ी को सहलाया और सावधानी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दिवालिया हो गई हो? यह देखकर कि सुयू का मूड आज सुबह जैसा ही था, वेईसु ने राहत की सांस ली। यह सही है, यह सही है। तुम दिवालिया हो गई हो। तुम्हारी जेब में अभी एक भी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास अभी भी कार और विला नहीं है? अगर नहीं, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुयू ने उदारता से मुस्कुराते हुए वेईसु से कहा, सफल पुरुष प्रेमी रखना पसंद करते हैं। एक सफल महिला कहलाने के लिए मुझे किसी पुरुष को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। वेईसु को लगा कि उसकी हैसियत एक के बाद एक गिरती जा रही है। अब वह जिगोलो की हैसियत में आ गया था। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। तो मास्टर, अब हमें दोपहर के भोजन के लिए कहाँ जाना चाहिए? इतनी छोटी सी बात के लिए भी मास्टर से पूछने की जरूरत है। क्या आपको अच्छी तरह से तैयार नहीं होना चाहिए? सुयू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वेईसु के सहयोगी रवैये से बहुत संतुष्ट थी। कल हमने सिर्फ हॉट पॉट खाया था, आज चलो आसानी से पचने के लिए स्टू खाते हैं। वेईसु ने देखा कि सुयू अच्छे मूड में था और उसे गिग बॉय कहकर चिढ़ाए जाने से कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादातर पुरुषों के पास कोई उपनाम नहीं होता था, और जो पुरुष गिग होते थे उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होती थी, जिससे यह भी साबित होता था कि सुयू को अपने चेहरे की परवाह थी। इसके अलावा चाहे जो भी हो, जिगोलो अभी भी इंसानों की श्रेणी में ही थे, उन लोगों से कहीं बेहतर जिन्हें उनकी गर्लफ्रेंड सुअर कहती थी। वह इससे संतुष्ट था। अगर तुम किसी महिला का दिल जीतना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उसका पेट जीतना होगा। यह एक सच्चाई थी। इसलिए वेईसु के पास न केवल खाना पकाने का अच्छा हुनर था, बल्कि वह हर जगह अच्छे रेस्तरां के बारे में भी पूछता था। अब सिचुआन का कौन सा रेस्तरां अच्छा है, यह तो छोड़ो,
उसे यह भी पता था कि किस छोटी गली में बकरे का मांस अच्छा मिलता है। इस रेस्तरां का स्टू वाकई बुरा नहीं था। सु यू ने नरम मांस को चबाया, चुपचाप अपनी बहुत नरम कमर को छुआ। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उसका वजन काफी बढ़ गया है। वाकई, खाना स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट भोजन उन लड़कियों का स्वाभाविक दुश्मन है जो अपना फिगर बनाए रखना चाहती हैं। चिल्लाने के बाद सु यू ने बीफ का एक और टुकड़ा खाया। खाना खत्म करने के बाद मेरे घर वापस आए। क्या हम आज रात साथ में खाना खाने चल सकते हैं? वेई सु ने पसलियों का एक टुकड़ा उठाया और उसे सु यू के कटोरे में डाल दिया। उसकी आवाज में उदासी की झलक थी। अकेले खाना वाकई मजेदार नहीं है। सु यू ने पाया कि वेई सु बहुत नियमित रूप से काम करता था और आराम करता था। सामाजिक मिलजोल के लिए बाहर जाने के अलावा वह शायद ही कभी बाहर कोई लापरवाही करता था। वह बहुत परिपक्वता से काम करता था। वह पूरी रात बाहर नहीं रहता था और महिलाओं के साथ एक रात का रिश्ता बनाने जैसी चीजें तो और भी कम करता था। यहाँ तक कि जब ट्रांग वे और वह डेटिंग कर रहे थे, तब भी कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ इतना खेलता था कि उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता होता था। वेई सु के पास झुआंग वेई से ज्यादा पैसा था और झुआंग वेई से ज्यादा रुतबा भी था, फिर भी उसमें ये बुरी आदतें नहीं थी। कितना अच्छा आदमी था। सु यू ने पसली काट ली। कितना अच्छा आदमी था उसका। सु यू ने हड्डी से मांस फाड़ दिया। उसका मूड किसी तरह से बहुत अच्छा हो गया। हाँ, सु यू ने सिर हिलाया। आपका कंप्यूटर मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में उपयोग करने में बहुत अधिक आरामदायक है। मैं बिना किसी चिंता के बहुत सारे गेम खेल सकता हूँ। क्या आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है? वेई सु को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने पूछा, आप क्या खेल रहे हैं? यह एक मार्शल आर्ट उपन्यास से अनुकूलित खेल है। मैं इसे कभी कभार ही खेलता हूँ। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है। टोन नाक ने वेई सो के कटोरे में 2 मीटबॉल डाले। ठंडा होने पर स्टू का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तुमने अभी तक ज्यादा नहीं खाया है। हाँ, दरअसल वेई सु को मीटबॉल खाना इतना पसंद नहीं था, लेकिन सु यू को अनजाने में इस तरह से उसका ख्याल रखते देखकर उसे फिर भी बहुत मजा आया। जहाँ तक उस नफरत भरे मीटबॉल की बात है, तो उसे खाना इतना बुरा नहीं था। खाने के बाद सु यू इतनी आलसी हो गई कि वह अब और हिलना नहीं चाहती थी। उसका पेट भर गया था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह रेंगकर वेई सु की कार में चढ़ गई, उसे विला में वापस ले जाने दिया और वेई सु के मुस्कुराते चेहरे के नीचे लिविंग रूम में वापस आ गई, दरवाजा बंद किया और सो गई। वेई सु कंपनी में वापस आ गया। जब वह दरवाजे से अंदर आया तो उसने देखा कि झुआंग वेई एक फूलदान के बगल में खड़ा है। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, पीछे मुड़ा और लिफ्ट में प्रवेश करने वाला था, लेकिन उसने देखा कि झुआंग वेई उसकी ओर आ रहा है। महाप्रबंधक वेई, ट्रांग वे पिछली बार की तुलना में बहुत दुबले दिख रहे थे। वेई सु लिफ्ट से एक कदम दूर चुपचाप खड़े थे। मिस्टर ट्रांग, क्या आपको कुछ काम है? मैं चाहता हूँ कि आप इसे टोनहाक तक पहुँचा दें। वह आज काम पर नहीं है और मैं उसे फोन नहीं कर सकता। ट्रांग वे ने वेई सु के सामने एक निमंत्रण कार्ड रखा। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। समय 3 दिन बाद है। वेई सु ने निमंत्रण कार्ड को देखा। इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आप निमंत्रण कार्ड को यूयू के मेलबॉक्स में डाल सकते हैं। आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? ट्रांग वे ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, या फिर तुम्हें डर है कि यह निमंत्रण तो नाक को दुखी कर देगा? डर है कि वह अपना सारा असंतोष तुम पर निकाल देगी? तुम सही हो, मेरी हिम्मत नहीं है। वेई सु ने मुस्कुराते हुए अपना संयम बनाए रखा। मुझे सु यू की परवाह है, इसलिए मैं इस भावना के साथ मजाक करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
एक आदमी के रूप में, क्या आपको उस व्यक्ति की सावधानीपूर्वक देखभाल नहीं करनी चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं, और उसे पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए? आप सुयू की भावनाओं को धोखा देने के लिए इस मुंह पर भरोसा करते हैं, है ना? ट्रांग वे ने वेईसु के शब्दों में व्यंग्य सुना। जब बोलने के कौशल की बात आती है, तो वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सीईओ वेई को हरा सकते हैं। मुझे पता है कि बात करना उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम करते हो। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करते, तो मुझे सुयू को पाने का मौका कैसे मिलता? अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। वेईसु ने प्रत्येक वाक्य को अगले वाक्य से ज्यादा क्रूरता से कहा। बेशक, आपके कार्य नैतिक रूप से बहुत ही समस्याग्रस्त हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यू जैसे ताजे फूल को गलत जगह पर नहीं रखा गया। चाहे आप इसे कितना भी मीठा क्यों न कहें। ट्रांग वे ने निमंत्रण पत्र को वापस अपनी जेब में रख लिया। सुयू कोई साधारण लड़की नहीं है जिसे कुछ झूठों से बहकाया जा सके। अगर मैं सुयू को नहीं पा सका, तो शायद आखिरी हंसी तुम्हारी नहीं होगी। आखिरी हंसी मेरी होगी या नहीं, यह मुझ पर नहीं, बल्कि यू पर निर्भर करता है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, उसे छीनने नहीं। वेईसु ने डराया। कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। मेरे पास बहुत कम समय है। अगली बार अगर श्री ट्रेंग के पास कुछ करना है, तो आपको एक नियुक्ति करने के लिए कॉल करना चाहिए। एक उपन्यास लिखना। उंग वेई कॉफी शॉप में बैठे कांच के दरवाजे के माध्यम से उसने देखा कि सुयू टैक्सी से बाहर निकलते हुए एक दूसरे को नहीं देखने के बाद सुयू की अभिव्यक्ति अच्छी लग रही थी। बहुत कुछ, साधारण कपड़े और उच्च मनोबल, थोड़ा चकाचौंध। फिर उसने कॉफी शॉप का कांच का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। न तो तेज और न ही धीमी गति से उसकी ओर चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या पीड़ा नहीं थी जैसा कि उसने कल्पना की थी, केवल उदासीनता। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। उसे कड़वा लगा। एक कप लैम सोन कॉफी, धन्यवाद। टोन हाक ने एक कप कॉफी का ऑर्डर दिया, ट्रांग वे के सामने बैठ गया, और उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। बधाई हो। अगर दूसरे पक्ष ने उसे निमंत्रण भेजा है, तो उसे बधाई देने के लिए दिमाग की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर ट्रांग वे ने सोचा कि वह उपन्यास की महिला प्रधान की तरह रोएगी, तो वह निराश हो जाएगा। धन्यवाद। ट्रांग वे की जीभ की नोक थोड़ी सुन्न हो गई थी। उसे लगा जैसे ये दो शब्द आपस में चिपक गए हों। अस्पष्ट और अस्पष्ट। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। मैंने अच्छी नींद ली, और आज मेरे पास काम भी नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना ठीक है। सुयू मुस्कुराई, लेकिन वह बहुत खुश नहीं थी। ट्रांग वे ने अपने सामने सुयू को देखा। उसके गाल गुलाबी थे, उसके हाव भाव स्वाभाविक थे, बिना किसी शर्म के, जैसे कि वे दोनों कभी प्रेमी नहीं रहे हों। उसे अपने दिल में थोड़ा दुख महसूस हुआ। वह अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। सुयू, क्या तुम्हें वाकई कोई परवाह नहीं है? क्या परवाह है? सुयू ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़ते हुए कहा। झुआंग वेई, 3 दिनों में आपकी सगाई होने वाली है। दुखी होने का नाटक न करें। जीवन कोई नाटक नहीं है। आपके साथ अभिनय करने के लिए बहुत सी बेवकूफ महिलाएं तैयार नहीं होंगी। यह रवैया आपकी भावी पत्नी के प्रति एक अन्याय है, और इससे मुझे बहुत घृणा भी होती है। महिलाओं के साथ छोटी बिल्लियों की तरह व्यवहार न करें। आप उन्हें 2 या 3 वाक्यों से बहका सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे संदेह होगा कि मेरी दृष्टि में पहले समस्या थी। क्या आपको वास्तव में इसे इतनी स्पष्टता से कहना है? ट्रांग वे का चेहरा बहुत बदसूरत था, और वह अब अपनी मुस्कान को बनाए नहीं रख सकता था। यदि आप बस एक शब्द कहते हैं, तो मैं तुरंत सगाई रद्द कर दूंगा। तो न्हाच को कभी नहीं पता था कि ट्रांग वे को अभिनय इतना पसंद है, और उसके पास ये पुरानी पंक्तियां कहने की हिम्मत थी। उस समय वेटर कॉफी लेकर आया।
उसने एक घूंट लिया और फिर से शांत महसूस किया। तुम्हारी सगाई हुई है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। झुआंग वेई का चेहरा पूरी तरह से राख जैसा हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे पहले से ही पता था कि चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। आज मेरी गलती थी। सुयू चुप रही। झुआंग वेई के सामने उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे पहले से ही पता था कि यह खत्म हो गया है। तुम एक घमंडी व्यक्ति थे। मैं वेई सू की तरह दृढ़ नहीं थी, और जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारा सही स्थान नहीं ढूंढ पाई। इसलिए उसी स्कूल के लोग वेई सू को एक महान देवता कहते थे। शायद कोई कारण था, कम से कम वह मुझसे ज्यादा आश्वस्त था और यह भी जानता था कि मुझसे बेहतर तरीके से तुम्हारे साथ कैसे रहना है। झुआंग वेई ने सुयू को निमंत्रण दिया। मैं आज वेई सू से मिला। सुयू ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। सुयू की प्रतिक्रिया देखकर वह तुरंत समझ गया कि सुयू को वेई सू की परवाह है, और वह और भी असहज महसूस कर रहा था। मुझे उससे जलन हो रही है, बस इतना है कि अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे साथ रहने से कहीं ज्यादा खुश रहोगी। सुयू, मैं तुम्हें बहुत माफी देना चाहता हूँ। कॉफी कप पकड़े हुए सुयू का हाथ थोड़ा कांप रहा था। कप में कॉफी थोड़ी हिल रही थी। इस समय फोन की घंटी बजी। बहुत ही कर्कश आवाज में उसने फोन उठाया। वेई सू ने कॉल किया। ट्रांग वे को पहले से ही पता था, फिर भी उसने पूछा। हाँ, वह मुझे खाने के लिए लेने आया था। सुयू ने कॉफी का एक झूंट लिया। उसे कॉफी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रांग वे फिर से कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। ऐसा लग रहा था कि उसे सुयू को खाने पर आमंत्रित करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वेई सू ने कॉफी शॉप के बाहर कार रोकी, फिर शान से दरवाजे से अंदर चला गया। काफी लड़कियां चुपके से उसे देखने लगी। यह आदमी हमेशा ध्यान का केंद्र लगता था। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही था। आज सुयू उसके बगल में थी। वह और क्या कह सकता था। मिस्टर ट्रांग, हम फिर मिलेंगे। वेई सू ने ट्रांग वे को सिर हिलाया, फिर तो न्हाक की ओर मुड़ा और कहा, कार बाहर खड़ी है, चलो। टोन न्हाक ने कॉफी का कप नीचे रख दिया जिसे उसने अभी तक नहीं पिया था। मेज पर रखा निमंत्रण उठाया और वेई सू को दे दिया। कृपया इसे मेरे लिए स्वीकार करें। वह जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने ट्रांग वे की ओर देखा। मैं 3 दिन में आऊंगी। साथ ही वे 3 शब्द, मैं स्वीकार करती हूँ। यह कहने के बाद वह और वेई सू कॉफी शॉप से बाहर निकल गईं। कार में बैठने के बाद वेई सू ने खुद से सोचा, आई लव यू और आई एम सॉरी दोनों 3 शब्द थे। मुझे आश्चर्य है कि सुयू ने कौन सा शब्द स्वीकार किया। चुपके से यात्री सीट पर बैठी सुयू को देखते हुए वेई सू ने असंतुष्ट होकर सोचा, क्या यह झुआंग वेई सगाई करने वाला नहीं है? वह चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकता? कैफे के बाहर झुआंग वेई ने वेई सू की कार को दूर जाते हुए देखा, और अंत में वह अभी भी एक लाइलाज मानसिक बीमारी से पीड़ित था जो पछतावा था। उसने अपने हाथों से इस भावना को दफन कर दिया था, और पछतावे का स्वाद उसे आखिरकार चखना ही था।